क्या हाल चाल भाई लोग। आज हम लोग आते हुए पार्ट 5 का वीडियो बनाते हुए क्या चीज़ का, तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना था कि डार्विन भाई साहब ने क्या क्या दिया था, क्या क्या उन्होंने फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन किया था। तो आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। इससे पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं, बट हम लोग थोड़ा बहुत ये डार्विनिज़म को देख लेते हैं कि थोड़ा रिवाइज हो जाए। सबसे पहले जो डार्विन जो चाहते थे वो क्या चीज़ पे काम किए थे, तो नेचुरल सिलेक्शन पे। दो पॉइंट था डार्विन का, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट्स वो कहाँ कहाँ जर्नी किए थे, तो 4 जगह, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड। और वो कौन शिप से ट्रेवल किए थे, तो HMS बीगल से। वो स्टार्ट किए थे जर्नी 27 दिसंबर 1831 को स्टार्ट किए थे और उनका जर्नी ख़त्म हुआ था 2 अक्टूबर 1836 में। ठीक है। डार्विन जो थे वो दो बुक से इंस्पायर्ड हुए थे। जो पॉपुलेशन वाली बुक थी वो उसको किसने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो वो दिए थे थॉमस माल्थस भाई साहब ने। और प्रिंसिपल ऑफ जूलॉजी को किसने दिया था, तो चार्ल्स लेयर ने दिए थे। फिर उसके बाद में अल्फ्रेड रसल वॉल्स तो जो थे वो जिस वक्त आर्किपेलागो पे जो काम कर रहे थे उसको होता है चार्ट के फॉर्म में किसको भेजा, तो डार्विन भाई साहब बोले भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, अब तुम ही देखो ना, कुछ इसमें दिमाग वमाग लगाओ, कुछ थ्योरी दे दो, थोड़ा बहुत मेरा भी नमूना दे देना कि हम भी। तो अब उसके बाद में डार्विन भाई साहब ने ये सब को एब्जॉर्व किए। मतलब कि जो अल्फ्रेड रसल वॉल्स थे वो अपना चार्ट भेजे, तो वो उन्होंने बुक लिख दिया ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस पूरे बुक का नाम है ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। अब इन्होंने क्या क्या फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन दिया, अब हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने दिया कि ओवर प्रोडक्शन। सबसे पहला क्या दिया, तो ओवर प्रोडक्शन दिया। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा वो तो रिप्रोडक्शन करते हैं और वो पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। बट पॉपुलेशन कांस्टेंट का कांस्टेंट क्यों है, अब वो आगे कुछ दिए हैं फैक्चुअल बात, अब हम लोग उसमें देखेंगे। तो उन्होंने बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब वो ज़्यादा एकदम पॉपुलेशन को वो लोग पैदा कर दिए। अरे भाई तो पैदा कर दिए तो खाने के लिए भी रहना चाहिए ना, रहने के लिए भी रहना चाहिए ना, ज़मीन रहना चाहिए। बट लेकिन पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ रही है जितना यहाँ डार्विन कहना चाह रहे हैं। जितना मतलब कि नॉर्मली पॉपुलेशन अभी तो इंडिया फर्स्ट पे आ चुकी है पॉपुलेशन के मामले में, बट लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। यहाँ बोल रहे बहुत ज़्यादा मैक्सिमली मान के चलो, तो एक अगर और ऑर्गेनिज्म अगर 20 बताए प्राणी को जन्म देता है अभी के, वो मैं पहले का मैं हिस्ट्री वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो होता है 10 बताए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो मान के चलो तो वो ज़्यादा तो 2 से होता है 3 रह पाता है। ह्यूमन्स में तो 2 से 3 कोई आदमी रखता है, मैक्सिमम होता है 5 रखते हैं। बट लेकिन कोई भी जीव जंतु में जैसे डॉगी है, तो डॉगी वो एक साथ होता है लगभग होता है 6 से 7 या फिर 8 बच्चे देते हैं। बट उसमें सर्वाइव कितना कर पाता है, 2 से 3 कर पाते हैं। कुछ हैबिटेट को होता है नहीं सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ को खाना नहीं मिल पाता है, कुछ को कभी होता है जो मतलब कि उसकी जो मदर होती है उसकी उसी को भूख लगा रहता है, तो उसको खाना नहीं मिल रहा रहता है, क्योंकि वो उस समय जस्ट उसी समय रहता है, वो जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है उससे निकली रहती है, तो उसको भूख लगता है तो वो अपने ही बच्चे को खा जाती है। सोचती है अरे 2-3 बचेंगे ना, 7 है तो 4 खा ही जाती हूँ, क्या हो गया। और वो 4 को तो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उसमें से कुछ मर भी गए, कुछ ऐसे भी होगा। अब यहाँ बताए कि स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस, अब रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ जो है वो धरती पे या फिर कहीं पे भी रिसोर्स तो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है। तो यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स पॉपुलेशन रिमेन सेम एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। यहाँ पे जो जितने भी रिसोर्स है वो फिक्स है, तो फिक्स है तो ऑर्गेनिज्म उसी फिक्स रिसोर्स का ही ना फ़ायदा उठा पाएगा। और जिस ऑर्गेनिज्म को अगर बताए रिसोर्स मिलेगा नहीं, खाना नहीं मिलेगा, जो तक ख़त्म हो चुका है रिसोर्स, तो वो कहाँ से ज़िंदा रह पाएंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है मर जाएंगे। और ऑर्गेनिज्म मरते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन के भी कारण। तो सीजनल मतलब फ्लक्चुएशन में आप लोग होता देख लेना कि जैसे अब इन्वायरमेंट बदला, अब सब सपोज ठंडी है, ठंडी में तो कोई भी होता डॉगी को बच्चा को होता रहने के लिए होता कुछ मिल नहीं रहा है, तो अब वो कहाँ रहे, तो ठंडी कारण वो मतलब सिसिर के मर गए।
काँप काँप के मर गए। कोई स्वेटर दे दो, कोई स्वेटर दे दो, कोई स्वेटर दे दो। कोई किसी ने स्वेटर दिया ही नहीं। तो अब बेचारे क्या करेंगे, तो अब तो वो रह ही नहीं पाए, तो वो उनका डेथ हो गया। बट लेकिन जो सरवाइव किए, दे डू सो एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ अदर। जो सरवाइव कर रहे हैं वो किस कारण सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मर रहा है, इसी कारण से वो ऑर्गेनिज्म अभी सरवाइव कर रहे हैं। और अगर नहीं, तो अगर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर नहीं मरता ना, तो ये भी और ऑर्गेनिज्म या तो ये मरते, नहीं तो वो मरते। बट वो मर गए और इनको बोले जा भाई तू जमीन पर रह। इसी में जो हम लोग बात किए हैं स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस, इसमें दो बात इन्होंने दिया, तीन बात दिया। एक दिया इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। क्या दिए? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल दिए, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल दिए और इन्वायरमेंटल स्ट्रगल दिए। अब इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि एक्यूट शॉर्ट लिव्ड बट अनएवॉइडेबल। ये जो थे ये बहुत ही इनका जो था जीवन था वो बहुत ही छोटा था फॉर फूड शेल्टर एंड मैटिंग के लिए। ये जो थे एक स्पीसीज़ में होते थे। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल जो थे वो एक स्पीसीज़ में होते थे, मतलब डॉगी डॉगी में ही होंगे। अब जैसे अब 10 डॉगी, अब उसके बीच में 2 रोटी फेंक दिए और 2 रोटी पे उन लोगों की तो जीवन टिकी हुई है। 2 रोटी 4 खा लिया, मतलब कि मान चलो 6 खा लिया, 4 नहीं रह पाया, मर गया। अब हम उसको एक रूम दे दिए जिसमें मैक्सिमम कितना भी मतलब घुसा दो कैसे भी कुछ कर दो, तो उसमें से 4 ही रह पाएंगे। अब तो 2 को रहने का जगह नहीं मिला तो 2 मर गए। अब वो 4 में से अब जो फीमेल ब्रीड होती है वो हाईएस्ट मतलब फर्टिलिटी वाले डॉगी को होता खोजती है और उसके साथ ब्रीड करती है। तो जब उसके साथ ब्रीड करेगी तो बाकी के डॉगी का क्या होगा, तो वो एक समय आएगा मर जाएगा। और जो होता है हाईएस्ट जो होता है फर्टिलिटी वाले होंगे उसी के साथ क्रॉस करेंगे। सपोज अब यहाँ 4 डॉगी है, इसमें से 2 होता है 2 फीमेल डॉग है और 2 मेल डॉग है। अब ये 2 होता है फीमेल डॉग होता है, एक ही होता है मेल डॉग के साथ मतलब रिप्रोडक्शन कर रही है, या फिर तो ये होता है 2 होता है फीमेल डॉग में से एक ही होता है फीमेल डॉग एक मेल डॉग के साथ रिप्रोडक्शन कर रही है। या तो इसका जेनेटल पार्ट ठीक नहीं है और ये जो मेल डॉग है ये होता है अच्छी तरीके से मतलब कि नॉट होता है गुड फॉर होता फर्टिलिटी, इससे जो ऑफ स्प्रिंग आया वो कहीं लूल्हा आएगा लंगड़ा आएगा। बट ये दोनों होते एकदम मीटिंग में। तो अब ये दोनों अब ये चारों मिल के जहाँ पर पैदा कर सकते थे 7 बच्चे, ये पैदा कर सकते थे 7 बच्चे, ये पैदा कर सकते थे। तो अब तो कितने बच्चे पैदा होंगे, तो जब ये दोनों करेंगे तब तो 14 बच्चे पैदा होंगे। बट इनका क्वालिटी इसमें आ नहीं पाएगा, तो इसमें जो क्वालिटी आएगा वो तो सेम आ जाएगा। तो ये जो सेम स्पेसिफिक इस स्पीसीज़ के अंदर में तो ये तो सेम ही चले जाएंगे। और अगर ये मान चलो ये बुलडॉग था तो ये बुलडॉग किया तो इसके साथ बुलडॉग का तो ब्रीड आ गया। बट ये जर्मन शेफर्ड तो नहीं आ पाया ना, तो जर्मन शेफर्ड एक समय आएगा जिस समय वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कब क्या हो जाएंगे, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो सपोज ये बुलडॉग यूज किया और ये भी बच गए, तो ये भी तो ऑफिस में तो साथ ही आए, फिर साथ आए, फिर उसमें होगा मीटिंग, उसमें होगा अलग अलग आ गया, बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगा। और इंटर स्पेसिफिक जो होता है वो तब एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का अगर हम लोग बोल देते हैं तो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट फोर्स है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ये सेम स्पीसीज में नहीं होती, ये होता है डिफरेंट स्पीसीज में होते हैं। इंटर स्पेसिफिक जो होते हैं, ये तो इंटर स्पेसिफिक जो होते हैं वो होता है डिफरेंट स्पीसीज में होते हैं। और ये क्यों होते हैं, खाना के लिए होता है, फूड और शेल्टर के लिए होता है। सपोज हम हैं, एक मतलब मैं हूँ और आप एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ एक पिज्ज़ा रखा हुआ। अब ये पिज्ज़ा कहीं लाइव दिखा हुआ है, एकदम आप आओगे नहीं, मतलब मान चलो मैं कोई सीनियर बड़े नहीं, मैं आपका मतलब एकदम मतलब कि एकदम चहीता हूँ ना, जिएंगे तो हम ही, खाएंगे तो हम बोलेंगे ना, जिएंगे तो हम ही, तभी तो हम यूट्यूब बनाएंगे वीडियो पे, तभी हम अपलोड करेंगे। तो अब इसके लिए तो फूड के लिए अब लड़ाई होने लगा, तो फूड के लिए लड़ाई होने, अब एक हम है, एक आप है और एक और कोई मैडम है, बस समझ लीजिए 3 आदमी। तो अब सपोज ये आप हो गए और तो मैडम ही तक खा ली, तो ये दोनों आदमी तक खा लिए और मैं तो नहीं खा पाया, तो मैं तो मर जाऊँगा। अब मैं मर जाऊँगा तो आप और जो मैडम है, अब आप और मैडम में से अब एक जगह है जहाँ एक ही आदमी रह सकता है, मैक्सिमम में जितना भी घुसा दो एक ही आदमी रह सकता है। और बाहर का एकदम क्लाइमेट इतना ख़राब है कि बाहर जो रहेगा वो मरिए जाएगा। एक्सेस में टेम्परेचर है अर्थ का 2000-3000 डिग्री सेल्सियस है अर्थ का टेम्परेचर।
तो बाहर अब सपोज आप लोग सोचें बैठ जिएंगे तो हम ही जिएंगे, मैडम को काहे जीने दें, जब जीती तब ना हमको फ़ायदा मिलता। अब हम ही जिए, या तो मैडम जिएगी तो मैडम को कुछ नहीं, तो मैडम से हमको क्या मिलेगा, तो मैडम वही मार देते हैं, हम तो जीवित रहेंगे ना, तो मैडम होता है, फिर हम जीवित रहेंगे। और फिर तीसरा आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। ये जो होता है ये हर एक स्पीसीज़ के द्वारा होता फेस किया जाता है। अब सपोज अभी इन्वायरमेंट चेंज है, अभी सपोज होता है गर्मी पड़ रही है राजस्थान में 40 डिग्री सेल्सियस, तो एक समय आ जाए जब तक राजस्थान में गर्मी पड़ने लगे 2000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस, तो कोई जी नहीं पाएगा, इसका सबको इतना एक्सटेंट हो जाएंगे। अब इन्होंने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को देने के बाद इन्होंने एक और दिया था इनबिल्ट वेरिएशन। इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन लुक सिमिलर बट हैव इनबिल्ट डिफरेंसेस। बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में दिखते हैं, बट वो ये समझिए जिराफ है, ये जिराफ है बस डायग्राम पे मत जाइएगा, तो वो लेकिन मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे अब जिराफ है, अब हर जगह दिख रहा है, बट ये जिराफ का गर्दन छोटा है, ये जिराफ का गर्दन छोटा है, बट ये जिराफ का गर्दन बड़ा है। तो अब ये जो जिराफ का था गर्दन बड़ा है, तो ये तो नीचे का था ग्रास खत्म हो गया, तो ये तो खा पाएगा पेड़ का पत्ते, तो ये ज़्यादा होता है डेवलप, ये अपना होता है आगे होता है प्रोजनी को बढ़ाते जाएंगे, बट ये दोनों तो मर जाएंगे ना, क्योंकि इनको तो खाना नहीं मिल रही है ना, इनको क्या नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रही है। पता नहीं ये लोग को ऑटो कर लेना चाहिए था जूमिंग, तो ये लोग तो अलग ही आदमी है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ जो हुआ, यहाँ जो वेरिएशन हुआ वो कैसे वेरिएशन हुए, तो वो पॉजिटिव था वेरिएशन हुए, और ये बेनिफिशियल थे और एडेप्टिव थे। यहाँ जो इसका गर्दन बड़ा है तो ये तो बेनिफिशियल है और एडेप्टिव है, और यहाँ जो इसका गर्दन छोटा है ये तो निगेटिव वेरिएशन है। अभी अगर इसको खाना मिलता तो ये पॉजिटिव वेरिएशन होता है, तो ये तो हार्मफुल होगा। फिर उसका में नेचर सिलेक्शन, बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं जिसका पॉजिटिव वेरिएशन होते हैं, हाँ ये भी बात है। अब जब जिराफ है, ठीक है, देख डियर है और लायन है, ठीक है, अब जो डियर है और लायन है और खाना कहीं नहीं बचा है, तो डियर और लायन को बता खाना दोनों को ही मिल रहा है, बट लायन को खाना नहीं मिल रहा, तो अब तो वो तो डियर खा जाएगा, नहीं वो छोड़ो, वो एग्जाम्पल छोड़ो, कुछ का ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। अब सपोज यही गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अब यहाँ गर्मी पड़ रही है, तो हाँ मान चलो दिन में एक्सेस गर्मी पड़ रही है, सब किसी को घर में रहना पड़ रहा है, खाने के लिए बस रात को ही जाना है, तो अब तो उल्लू को रात को दिखता नहीं है, तो अब वो क्या करेगा उल्लू रात को, तो अब उसको तो अब कब खाना खाने के लिए वो रात को ही जा सकता है, दिन में एक्सेस गर्मी पड़ रही है, उसको रूम में ही रहना है, तो अब वो बाहर जब रात को उसको खाना खाने के लिए खाना उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो तो एक समय आएगा जिसमें वो तो मर जाएगा। और जो ह्यूमन बींग्स है वो तो जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उनको रात में दिखता है, वो जाएंगे रात को खाना लेके आ जाएंगे, खाना खा लेंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो सर्वाइव मोड कर जाएंगे, अब ये लोग होता है सर्वाइव कर गए, जो मतलब अब ह्यूमन्स में तो ज़्यादा सर्वाइव कर गए, तो अब ह्यूमन्स में तो अपने प्रोजनी को प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो है वो ह्यूमन्स में जो होता है सेलेक्टेड हो गए नेचर के द्वारा। तो नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिए, इनबिल्ट वेरिएशन पढ़ लिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ लिए, और ओवर प्रोडक्शन पढ़ लिए। अब यहाँ एक और ये लाइन बोले हैं, फिटनेस इज द एबिलिटी टू एडेप्ट एंड टू गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस जो होता है वो एक एबिलिटी होता है, फिटनेस इज द एबिलिटी टू एडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। फिटनेस जो होते हैं वो एक एबिलिटी होता है। अब जैसे अब उल्लू है फिट नहीं कर पाया, तो उसका वो एबिलिटी नहीं है कि वो होता फिट कर पाया, और वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो वो मर गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन के अगर माने तो फिटनेस रिफर टू दी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ओनली। अगर हम लोग डार्विन के माने तो डार्विन बताना चाह रहे हैं फिटनेस हम लोग सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही बोलेंगे। फिटनेस हम लोग किसको बोलेंगे, तो फिटनेस सिर्फ हम लोग रिप्रोडक्टिव फिटनेस को ही बोलेंगे। फिर उन्होंने एक और बात में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज उन्होंने ये बात बोल दिया, नेचुरल सेलेक्शन इन सेम डायरेक्शन ऑफ सेम वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन में रिजल्ट इन स्पेशिएशन। अगर जो नेचुरल सिलेक्शन जो होता है नेचर द्वारा जो सेलेक्ट होगा, अब वो सेम डायरेक्शन में बार बार होता है, वो होता है अपने अपने जनरेशन को एक्सटेंड कर बढ़ाते जाएंगे। अब उसके अंदर अब बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे, तो अब उसके बाद नहीं, तो अब वो आगे होता है, उसके बाद अलग अलग स्पीसीज में कैटेगरी होते जाएंगे।
बट डार्विन भाई साहब का भी बहुत सारा होता है ड्रॉबैक था। डार्विन भाई साहब को भी गलत साबित हुए थे डार्विन भाई साहब। चलिए देख लेते हैं किस बात से गलत साबित हुए थे। डार्विन डिडंट हैव नॉलेज ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहला तो डार्विन के पास जेनेटिक्स का था नॉलेज नहीं था। तो जेनेटिक्स का जब उनको उस समय जेनेटिक्स का सबसे पहले बात खोजी नहीं हुई थी, तो उनको जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, तब ये बात दे दी है। तो जब जेनेटिक्स आया था मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आए, और वो अराइवल ऑफ फिटेस्ट दे दिए। वो अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो दे दिए कि अब वो ऐसे ऐसे फिटेस्ट दे दिए, बट वो फिटनेस पे हम लोग पहुँचे कैसे वो नहीं दे पाए। अराइवल ऑफ फिटेस्ट वो नहीं दे पाए, ये नहीं बता पाए पॉजिटिव वेरिएशन एरोज कैसे हुआ, और ये नहीं बता पाया वाई सम है पॉजिटिव वेरिएशन और सम है नेगेटिव वेरिएशन, और ये भी नहीं बता पाया कि क्यों किसी के पास होता पॉजिटिव वेरिएशन होता है और क्यों किसी के पास नेगेटिव वेरिएशन होता है। अब उनके जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं था, तो ये सब कहाँ से वेरिएशन बता पाएंगे। जेनेटिक्स में ना पढ़ेंगे हम लोग वेरिएशन क्या होता है, जो जून में आ जाएगी फर्स्ट वीक में आपकी जेनेटिक्स के लेक्चर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की, ना कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। और ये नहीं बताया है हाउ इनबिल्ट वेरिएशन आर इनहेरिटेड। अब जैसे जिराफ में अब वो अपने गर्दन को स्ट्रेच करते गए तो वो आगे कैसे चले गए, तो अब फिर ये होता है जेनेटिक्स में आया, तो अभी उनको जेनेटिक्स का नॉलेज है नहीं पता, ये सब कहाँ से बता देते हैं। और वो ये भी नहीं बताए कि हाउ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, और ये भी नहीं बता पाए कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे फॉर्म हुए हैं, और ये भी नहीं बता पाए इससे फीमेल के पास ही होता है क्यों होता है चांद, मतलब कि अपॉर्चुनिटी होता है कि वो होता है मेल ब्रीड को चुने जो उनके लिए हाईली होता है सूटेबल हो। बहुत गलत था, ये सब क्यों नहीं बताया यार डार्विन भाई साहब, थोड़ा और आपका नाम हो जाता है। ये आपके ऊपर नहीं लगता है इतना दोष, अब तो इनको वो दोष लग गया ना, अब इनको जाके अब 5 को 6 को होता है पूजा वूजा करवाना होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूटेशन थ्योरी। ह्यूगो डेवरीज जो थे वो वर्क कर रहे थे ओर्थोथेरा लेमार्किएना, जिसको हम लोग इवनिंग प्रिमोज भी बोलते हैं। ह्यूगो डेवरीज जो थे वो वर्क कर रहे थे ऑन ओइनोथेरा लेमार्किएना पे वर्क कर रहे थे, जिसको हम लोग इवनिंग प्रिमोज बोलते थे। अब वो क्या चीज़ कर रहे थे उससे क्या निकलता है, उन्होंने बताया कि म्यूटेशन है सडन चेंज इन डीएनए। जितने भी चेंज होता है हमारे बॉडी में उसमें तो चेंज में तो किस चीज़ के कारण होता है, डीएनए के कारण होता है, और उस चेंज को क्या बोलते हैं, तो उस चेंज को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। इवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू सडन म्यूटेशन एंड नॉट ड्यू टू डार्विन में स्मॉल डायरेक्शनल वेरिएशन। अरे भाई साहब ये फिर डार्विन भाई साहब को अपोज कर रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन जो है वो म्यूटेशन के कारण होता है, अचानक से वो आ जाता है, ना कि वो डार्विन द्वारा कि नेचर द्वारा सिलेक्ट होंगे, ये होंगे वो होंगे। डार्विन जो थे वो बहुत ही स्मॉल बता दिए, और वो तो डायरेक्शनल वेरिएशन वो बता रहे थे। ये एकदम प्रोसेस में आ रहा है डार्विन भाई साहब ये बोले ना, ये सीधे अचानक से हो जाता है कि ऐसा हो गया बस वो होना है तो होना है। बट ये म्यूटेशन थ्योरी को भी गलत साबित हो गया भाई साहब। ह्यूगो डेवरी भाई साहब के लिए बहुत दुख है, कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, मैं उनके पास पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। आज से ना भी तो 60-70 साल बाद ही मरूंगा ना, तब मैं उनके पास पहुंचा दूंगा। अगर मिले ऊपर तो मैं तो स्वर्ग में जाने वाला हूँ, कहीं वो नर्क में होंगे, क्योंकि ये इतना वो थ्योरी व्यूरी दे दिए हैं, बच्चा सबको याद करना पड़ रहा है, तो अब बच्चा सब भी तो उनको अच्छा दुआ दे रहा होगा। बट छोड़िए, हम लोग क्या करना, हम लोग को तो पढ़ना ही, अब क्या करें सिलेबस में है तो अब वो भाई साहब आए, कौन भाई साहब आए, नियो डार्विनिज्म। क्या आया, तो नियो डार्विनिज्म ये जो था इसमें बहुत सारे थ्योरी का मिक्सचर था। माने चलिए कुछ है बीका जी वाला एक हम लोग हॉस्टल में थे, सैटरडे नाइट को पार्टी करते थे, बीका जी भुजिया जो मतलब बीका जी भुजिया बोले, बीका जी का कुछ आता था, उसका 100 रुपये वाले पैकेट से हम लोग पार्टी करते थे, बहुत मज़ा आता था। वो भी दिन याद आता है कभी कभी, ठीक है। हाँ, अब ये नियो डार्विन भाई साहब ने क्या किया, इसमें तो बहुत सारे होता है, मिक्सचर का होता है, बहुत सारे होता है, थ्योरी का होता है, इन्होंने मिक्सचर से होता है एक थ्योरी दिया। ये जो थे थ्योरी ऑफ डार्विन को कंबाइन किए विद द थ्योरी ऑफ डेवरीज के साथ, फिर उसके बाद में स्टेविंस के साथ, मेयर भाई साहब के साथ,
सीवेल के थ्योरी के साथ, डॉग जेंसी के थ्योरी के साथ, वीजमैन के साथ और एक्सेट्रा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीजमैन का थ्योरी क्या था। अब इन्होंने 7 छोटा बात बोला, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, अब वो 7 बात बोला। ये सातों थ्योरी से पता क्या मिलके है, मतलब बहुत सारी थ्योरी से ये सर्च किया था, 7 बता बात आती है। सबसे पहला तो बात आती है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हुआ, जो होता है क्या बोले थे डार्विन भाई साहब, तो रिप्रोडक्शन के टर्म बोले थे। लिमिटेड रिसोर्स है, ये तो डार्विन भाई साहब ने ही बोला था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, डार्विन भाई साहब ने ही बोला था। इसमें इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, और उसके बाद में एक और कौन सा पढ़े थे, एनवायरमेंटल। फिर चौथा बोले जेनेटिक वेरिएशन, तो ये तो डार्विन भाई साहब जिन जेनेटिक्स के बारे में पता नहीं था, तो वो क्या जेनेटिक वेरिएशन बताते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, ये तो डार्विन भाई साहब ने बोला था, जो होता है नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा। फिर आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इसमें आती है कि मतलब कि वही था फीमेल ब्रीड को सब पता चाहिए, वो आगे पढ़ेंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़, फिर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ कैसे आगे होता बढ़ते बढ़ते कैसे कि मतलब कि हुए तो सेलेक्ट, अब ह्यूमन ही हुए, बट ये था कैसे आ गए हम लोग। एक बात बनेंगे, अगर सेलेक्ट हुए थे चिंपैंजी, अब ह्यूमन कैसे बन गए, ये कैसे बन गए, तो वो सब के बारे में। जीन रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं, सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हम लोग ये तो पढ़ लिया कि मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन का लिमिटेड रिसोर्स भी पढ़ लिया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी पढ़ लिया, डार्विन वाले कॉन्सेप्ट्स में। बट अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक वेरिएशन। क्या पढ़ेंगे, तो जेनेटिक वेरिएशन पढ़ेंगे, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन। अब ये सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या थे, सबसे पहला तो इसमें जीन रिकॉम्बिनेशन था, स्मॉल बट कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। जीन रिकॉम्बिनेशन जो होते हैं, इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो होता है मतलब ये एक दूसरे के जीन में होता है, इंटरचेंजिंग होता है, बट ये स्मॉल होता है, बट इसमें मतलब सोर्स ऑफ वेरिएशन आती है। फिर यहाँ दूसरे बताना है मेरे डिसकंटिन्यूअस म्यूटेशन के बारे में, डिसकंटिन्यूअस बट अल्टीमेट सोर्स। ये म्यूटेशन जो था ये अचानक से आ जाता था, बट ये एक अल्टीमेट सोर्स था। यहाँ बता रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल विद डिफरेंट जीनोटाइप, और यहाँ पे होता है 2 इंडिविजुअल है जिसका जीन डिफरेंस है। सपोज अभी होता है अगर हम लोग होता है मेल और फीमेल को लेते हैं, तो जीन तो दोनों की डिफरेंस रहती है, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में जो हम लोग क्रॉस कराते हैं उसको हम लोग होता है क्या बोला, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन बोल दिए। जीन माइग्रेशन एंड होता है जीन फ्लो, चेंज इन जीन पूल और एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। अब तो पहले आपको जीन पूल क्या होता है या फिर एलील फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ देखें जितने भी एलील होते हैं या फिर जीन होते हैं किसी भी एक पॉपुलेशन में, उसको हम लोग होता है जीन पूल बोल देंगे। तो अब टोटल एलील जो है वो बदल गया, तो ड्यू टू होता है एक मतलब कि इंडिविजुअल होता है एक प्लेस से तो दूसरे प्लेस पे चला गया। अब सपोज यहाँ पे होता है एक दूसरे जीन के साथ में रिप्रोड्यूस कर रहा था, तो उसका पूरा ऑप्शन, अब ये इंडिविजुअल चला गया साउथ कोरिया, अब साउथ कोरिया का तो लड़कियों का जीन कुछ और है, अब वहाँ जाकर तक कर रहा है रिप्रोडक्शन, फिर वहाँ का होता है कुछ और ही दे दिया। तो ये एलीलिक मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाते हैं, तो इसके कारण होता है जीन माइग्रेशन एंड होता है फ्लो आ जाता है। फिर वहाँ जाकर वो जब रिप्रोड्यूस किया तो वो एक नया स्पीसीज़ दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए पॉपुलेशन ए है और पॉपुलेशन बी है, इसमें जीन पूल कितने हुए इसमें जीन पूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ जीन पूल हैं, और इसमें कितने हुए 10 हुए। बट यहाँ कैपिटल टी यहाँ चले गए, तो यहाँ से बता जीन पूल तो यहाँ 8 हो गए, और यहाँ कितने हो गए 12 हो गए। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी बताना है, तो इसमें कितने बचे कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी कितने बचे आ रही है ना, इसमें कैपिटल टी कितने बचे 2 चले गए, 1 बचे 2 बचे, और यहाँ 3 बचे और 4 बचे, कितने बचे 4। यहाँ कितने बच गए हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी 4 बचे हैं, 4 यहाँ बच गए, और यहाँ टोटल है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 2 तो ऊपर चला गया तो इधर 8 आ गए। फिर ये स्मॉल टी यहाँ कितने बचे, तो 1 2 3 बचे, अब यहाँ 3 बचे हैं, और मतलब थे कितने पहले, तो पहले थे कितने इसमें, कितने थे सॉरी 1 2 3 4 बचे हैं, तो 4 बचे हैं, और इसमें है कितने अभी 8 है, तो 4/8 तो कितने हो गए 0.5। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस को हम लोगों ने रिपीट किया,
फिर 5वां नंबर आता है सोर्स ऑफ जीन वेरिएशन में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस चेंज इन जीन पूल और एलीली फ्रीक्वेंसी। अब जो म्यूटेशन भाई साहब बोल रहे हैं कि बाई चांस चेंज होता है, तो वही अब जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ बोल रहा है कि बाई चांस अगर होता है चेंज हो जाए जीन पूल में या फिर होता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी में, तो उसको हम लोग होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। और यहाँ जीन माइग्रेशन फ्लो में क्या है, वो खुद एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, बट यहाँ अचानक से हो गया। अब जैसे फाउंडर इफेक्ट पता है, इसमें आते हैं फाउंडर इफेक्ट बहुत सारे होता है, थ्योरी का होता है एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी आप फाउंडर इफेक्ट का भी फाउंडर इफेक्ट नहीं, डार्विन फिंचेस में तो बहुत सारे थ्योरी का एग्जाम्पल है, तो ये याद रखिएगा। डार्विन फिंचेस ये बताएं। अब जैसे एरिया 1 है, अब यहाँ होता है एक वही था जो वो गए थे गैलापागोस आइलैंड में, वहाँ जो होता है सीड ईटर इनको बर्ड मिली थी, अब वो बेक है। अब यहाँ पे तो वो सीड मिल रहा है, अब यहाँ वो गया, अब यहाँ उनको नॉनवेज मिल रहा है। तो वो नॉनवेज मिलने के लिए उनके पास हुक जैसे होता होना चाहिए, मतलब बेक होना चाहिए। तो अब उनका होता है हुक, मतलब कि अचानक से अब जैसे अब यहाँ पे से होता है कुछ दो आदमी पकड़ के अब यहाँ लेके चले गए, तो यहाँ पे होता है उनके पास हुक जैसा होता है, बेक होना चाहिए कि होता है नॉनवेज आ पाएँ या फिर किसी चीज़ को मार पाएँ। तो अभी यहाँ उनका कुछ और हो गया, तो अब यहाँ पे ये होता है रिप्रोड्यूस करके अपना होता है इफेक्ट बढ़ा लिया, तो बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट फिर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, सडन इवेंट दैट डिक्रीज पॉपुलेशन इन सेम एरिया। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो होता है डिक्रीज कर देता है पॉपुलेशन किस एरिया में, सेम ही एरिया में। ऐसा इवेंट जो हो जाए जिससे मतलब पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाए सेम एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बोटलनेक इफेक्ट। और जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन है, अब यहाँ जो इंडस्ट्रियल आगे हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं आगे पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन में। अब सपोज यहाँ पे तो ये रेड है, ग्रीन है और ये तो ब्लैक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये लोग एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, तो अब सपोज यहाँ पे होता है एक ऐसा प्राणी हो जाता है रेड और होता ब्लैक वाले वो खाने लगा, और ये ग्रीन वाला उसको अच्छा नहीं लगता है, ग्रीन वाले का टेस्ट ख़राब है, तो अब यहाँ ग्रीन वाले ज़्यादा सर्वाइव कर जाएंगे और रेड और ब्लैक वाले मरते ही जाएंगे। और बट वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो रहेंगे, या फिर एक समय ऐसा भी आएंगे जिसमें मर जाएंगे। फिर हम लोग स्पेसिएशन उसी में से रटे जा रहे हैं। अब उसके बारे में देखते हैं कि स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन किसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ जो हम लोग बात किए ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी को बोल रहा हूँ स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन किसको बोलते हैं, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। सबसे पहला इसमें आता है डाइवर्जेंट स्पीसीज। अब डाइवर्जेंट स्पीसीज में होता है कैसे है स्पेसिएशन आता है, जिसमें होता है नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट स्पीसीज। जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको डाइवर्जेंट स्पीसीज बोलते हैं। अगर वो नंबर ऑफ स्पीसीज सेम एरिया में इंक्रीज हो तो उसको सिम्पैट्रिक बोलते हैं, और अगर डिफरेंट एरिया में इंक्रीज हो तो उसको हम लोग एलोपैट्रिक बोलते हैं। अब यहाँ एलोपैट्रिक का भी एग्जांपल डार्विन फिंचेस है, और पीछे फाउंडर इफेक्ट का भी एग्जांपल डार्विन फिंचेस है, और एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जांपल बता डार्विन फिंचेस है। अब दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन स्पीसीज। तो अब ये एक ऐसे स्पीसीज है जो होता है हर समय सेम रहेगा, नंबर ऑफ स्पीसीज रिमेन सेम। सबसे पहला आता है इसमें द फाइलेटिक। अब फाइलेटिक किसको बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप कनेक्टिंग लिंक्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज बता फाइलेटिक। अब जैसे स्टेप बाय स्टेप जब बता कनेक्टिंग लिंक जो फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइलेटिक स्पीसीज। इवोल्यूशन ऑफ हर्ट्स, जैसे अब इवोल्यूशन ऑफ हर्ट्स हुए तो उसमें आता है एक डायग्राम थी, वो एक बुक में है, 1 मिनट में ला रहा हूँ। हाँ, अब हम लोग ये इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग अब जैसे जो था सबसे पहला होता है इसका हाइट पता, सबसे पहले होता है घोड़े की होता है 40 सेंटीमीटर थी, और इसकी पैर ऐसी थी। जब वो 60 सेंटीमीटर हो गई तो ऐसी हो गई, 100 हो गई तो ऐसी हो गई उसकी पैर, और 120 हो गई तो ऐसी हो गई, 160 हो गई तो भी घोड़े की पैर ऐसी होती है। सबसे पहले होता है 1 टोड एंड 2 स्प्लिट बोन्स होते हैं, और पहले 4 टोड होते थे और 1 स्प्लिट बोन्स होते थे। यहाँ पे वही बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो होता है चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्पीसीज में, स्पेसिएशन में भी फाइलेटिक स्पेसिएशन। अब यहाँ क्वांटम जो होते हैं वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो जाता है, कनेक्टिव लिंक्स आर नॉट फॉर्म्ड। अब ऐसा ही स्पीसिएशन जिसमें कनेक्टिव लिंक्स मतलब फॉर्म नहीं हो और अचानक से होता एक होता लार्ज। अभी तक कोई ऑर्गेनिज्म में मान के चलो तो क्या मैं एग्जांपल दूँ,
सूढ़ नहीं आया है, अचानक से अगर सूढ़ आ जाए तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो अभी भी सेम है, लेकिन मतलब इसमें तो सिंगल स्टेप में एक लार्ज म्यूटेशन हो जा रहा है कि अचानक से एक सूढ़ आ जा रहा है, तो इसका कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है पहले से, इसको हम लोग बोल देंगे क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन। हम इसके बाद बात करते हैं, हम लोग होता है हार्डी विनबर प्रिंसिपल की। तो हार्डी विनबर प्रिंसिपल में इसमें ये बताता है इन लार्ज रैंडम मैटिंग, जब लार्ज रैंडम मैटिंग होता है मेंडेलियन नॉन इवोल्विंग पॉपुलेशन जीन पूल एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा। जब लार्ज रैंडम जब मीटिंग होंगे तो नॉन जो इवॉल्विंग पॉपुलेशन है उसके जीन पूल और जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो हर समय सेम रहेंगे आफ्टर जनरेशन। इसी को हम लोग बताएं जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। एफ को ये होता है एक जो डोमिनेंट है उसको पी माने, और जो ये होता है क्यू है तो अब हम इसके बीच में अगर पी प्लस क्यू का होता है इन्होंने दे दिया 1, जब इसका होता है होल टू द पावर स्क्वायर किए तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गए। तो कैपिटल ए आ गए जो होमोजाइगस थे, यहाँ पे स्मॉल आ गए जो होमोजाइगस हैं, बट ए और होता है ए आ गए जो हेट्रोजाइगस हैं। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो ये हेट्रोजाइगस को अत्यधिक किया? तो उन्होंने हार्डी विनबर ने क्या बोला कि एक है जीन रिकॉम्बिनेशन, दूसरा है म्यूटेशन, तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन, चौथा है जीन माइग्रेशन फ्लो और पांचवा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये पांच भी याद रखिएगा, जीन रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, फिर जीन माइग्रेशन एंड फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ आज इतना ही, प्रकृति आगे एक्सटेंड करें। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम लोग देख लेते हैं आज। ठीक है, अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ, अब यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, एक है एक्सटेंशन 1 और एक है एक्सटेंशन। अब टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन फिनोटाइप, एक वो फिनोटाइप एकदम बढ़ता गया, मतलब एकदम कैरेक्टर बदलते गया और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पहुँच गया, फिर उसके बाद में नीचे आ गया। अच्छा ठीक है भाई, तो इसमें आते हैं 3 टाइप, जो एक आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन आता है सबसे पहला, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। ये जो होते हैं ये कब ऑपरेट होते हैं? तो ये जब भी होंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जब भी होगा तब वो होता है कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट में ही होगा। कब होगा? तो कांस्टेंट इन्वायरमेंट में ही होगा। इंडिविजुअल विथ मीन कैरेक्टर फिनोटाइप्स आर सिलेक्टेड, और बहुत सारे इंडिविजुअल को हम लोग होता है उसके जो होता है फिनोटाइप का हम लोग इसको बोलते हैं, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग होता है फिनोटाइप्स बोलते हैं। हाँ सेलेक्टेड। अब जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग ले तो मोर्टिलिटी रेट्स इन ह्यूमन बेबीज बेस्ड ऑन बर्थ वेट, और जो मोर्टिलिटी रेट्स जो होते हैं वो तो ह्यूमन बेबी का वो होता है बर्थ रेट पे डिपेंड करते हैं। क्या चीज़ पे डिपेंड करते हैं? तो वो डिपेंड करते हैं बर्थ रेट पे। क्या चीज़ पे डिपेंड करते हैं ह्यूमन बेबी का? तो वो डिपेंड करते हैं क्या चीज़ पे? ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट में चैट पे भेजिए, चैट में भेजिए। ओ सेट यार, आप लोग थोड़ी ना चैट कर रहे हैं, आप लोग को तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, सॉरी। तो अब जैसे यहाँ एक मतलब एग्जांपल अगर हम लोग होता मोर्टिलिटी होता है ह्यूमन बीइंग हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला जो मतलब एक मतलब कि स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, ऑप्टिमम बर्थ वेट फेवर्ड बाय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज 7.3 पाउंड, नॉर्मल बॉर्न इन्फेंट इज लेस देन 5.5 पाउंड और मोर देन 10 पाउंड हैव हाईएस्ट मोर्टिलिटी रेट। यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि एक बेबी का होता है मतलब कि मोर्टिलिटी रेट जो होता है, अगर वो होता है जन्म लिया है जब उसका होता है वेट है वो 7.3 पाउंड है तो वो एकदम बेस्ट है। अगर वो होता है 10 पाउंड से ज़्यादा है या फिर होता है 5.5 पाउंड से कम है तो उसकी मोर्टिलिटी यानी कि मरने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इसकी जो पीक बनती है ये होता है ऊपर की तरफ जाती है, पीक भी कौन होता है? हाई एंड नैरो। ये होता है पीक, आप याद कर लीजिएगा ग्राफ। अब इसमें आप कोई फिजिक्स वाले ज्ञान मत लगाइएगा मैथमेटिक्स वाले। दूसरा आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन जो बहुत ही रेयर होता है। ये तभी होता है जब चेंज होता है इन्वायरमेंट में, और इसमें सिर्फ एक ही हम लोग होता है एक्सट्रीम को हम लोग होता है सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे इन एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मैलेरिज्म और या फिर ड्रग रेजिस्टेंस, इंडस्ट्रियल मैलेरिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे।
आगे हम जब नेचर सिलेक्शन की टाइप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ, सबसे पुराना गेन ये था और ये बढ़ गया। तो अब इंडस्ट्रियल मैकेनाइजेशन में हम लोग ये पढ़ना है कि एक बीटल बताया मोथ्स, मतलब कि मोथ्स जो आप लोग जानते हैं वेस्टर्न बेटोलिडिया जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के पहले ब्लैक मोथ बहुत ही कम थी और वाइट मोथ बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि वो तो पेड़ के लाइकन के साथ मिल जाती थी और जो तो प्रीडेटर होते थे उसको ब्लैक वाले को खाते थे और वाइट वाले को देख नहीं पाते थे। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई तो पेड़ पे होते सूट डिपॉजिट होने लगे और तब ब्लैक कलर के स्मोक डिपॉजिट होने लगे, जिसके कारण वहाँ तक ब्लैक कलर की जो मोथ थी वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाई और जो होता है वाइट कलर की मोथ था वो कम सर्वाइव कर पाई। तो ब्लैक कलर की मोथ की तो रेशियो बढ़ गई ना, तो इसलिए एक पीक ये बहुत ही ज़्यादा बन गई, जो न्यू मीन हो गई उसकी होता पीक थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। बट वो आगे बढ़ इसलिए हुई क्योंकि टाइम तो बदली ना, फिनोटाइप तो बदली ना। फिर यहाँ पे आ गया डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन कैसे है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट है क्या है वो सब मैं लिख दिया हूँ। ये जो डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन जो होता है किसी भी इन्वायरमेंट हो सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन हो सकते हैं। बोथ स्ट्रीम्स आर सिलेक्टेड, इसके होता है दो टर्म हम लोग इसमें स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे सेल्फ पैटर्न इन लिम्पेट्स। इन लिम्पेट्स होता है आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे लिम्पेट्स क्या होते हैं। इसमें बस ये ध्यान दीजिए बोथ स्ट्रीम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब जो पुराना मीन था ये था, अब एक मतलब हुआ जो एकदम बढ़ गया और एक हो गया जिसका मतलब फिनोटाइप घट गया, बट वो भी होता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। तो वो इसमें होता है दो टाइप ग्राफ फॉर्म होगी, तो इसमें टू पिक का होता है फॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रक्टिव होता है सिलेक्शन में। ठीक है, देख लेता हूँ आप लोग कितने लेक्चर्स बनेंगे। बस एक लेक्चर्स बाकी है, आधे घंटे की बाकी है। ठीक है, उसका मैं एनसीईआरटी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच कोऑपरेट करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, और मैं जल्द से जल्द मैं ट्राई कर रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड खरीदने का। थैंक यू।